हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थेटर क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में इस पोएम का डिटेल्स बताया है ना, समझाया है क्या बोला गया था, क्या बता रहा है इस पोएम में कभी। तो इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन में दिख रहा है आपको, है ना। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। What does the poet say has changed his mood, यानी कि कवि का जो मूड है ना, वो चेंज होने के बाद वो क्या कहते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि what does the poet say, यानी कि कवि क्या कहते हैं जब उसका मूड चेंज होता है ना। How has the poet's mood changed, यानी कि कवि का जो मूड है वो कैसे चेंज हुआ, है ना। How has यानी कैसे, कवि का जो मूड है वो कैसे चेंज होता है। तो जानते हैं आप, पोएम को अगर सुने हैं या फिर पढ़े हैं तो इसका मीनिंग आपको पता ही होगा। कैसे चेंज होता है जब डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उनके ऊपर, है ना। तो इसका आंसर्स करते हैं। आंसर्स में क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का जो मतलब है क्या है, द फाइन पार्टिकल्स, यानी कि महीन कण, है ना। फाइन पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे यानी महीन कण, और फ्लेक्स ऑफ स्नो, ठीक है। द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, देखिए शॉवर का मतलब होता है बौछार, है ना, यानी कि गिरना, ठीक है। फॉर्म ऑफ द डस्ट, डस्ट के फॉर्म में क्या होता है, बौछार होता है, समझ रहे हैं। चेंज द पोएट्स मूड, जब बौछार होता है ना, क्या चीज़, डस्ट ऑफ स्नो, किनके ऊपर, कवि के ऊपर में, तो उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। और वो कहते क्या है, द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, और उसका जो मूड है कवि का वो सैड से हैप्पी हो जाता है, यानी कि दुख से खुशी में बदल जाती है ना। ही फेल्ट, यानी वो महसूस करते हैं, है ना। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड मतलब तरोताज़ा, है ना, रिफ्रेश्ड। एंड वांटेड टू एंजॉय, और वह चाहते हैं, है ना, वांटेड टू एंजॉय, वह चाहते हैं द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि वह चाहते हैं एंजॉय करना, जो बाकी का जो दिन था बचा उसे वो क्या करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं जब उसका मूड चेंज हो जाता है। समझ गए। इसका आंसर्स हमने हिंदी से भी लिखा हुआ है ना, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं अगर वहाँ से नहीं समझे हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, यानी कि पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो प्रकृति को इस पोएम में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ना। हाउ डज यानी कि कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं इस पोएम में, किसको, प्रकृति को, नेचर, है ना। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू, यानी कि यहाँ दिया हुआ है नीचे में क्वेश्चन, इसमें हमको क्या होगा, मदद मिलेगी आंसर्स करने में, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, पहला, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, मतलब यूजुअली मतलब समझ रहे हैं ना, यूज़ करना, प्रयोग करना, नेम्ड इन पोएम, यानी कि क्या, कौन से पक्षियों को, है ना, नामित किया जाता है कविताओं में, है ना। तो आपने कविता बहुत सारे पढ़े होंगे, है ना, अभी आप 10th क्लास में हैं, तो बहुत सारे कविताओं में सुंदर सुंदर पक्षियों की बात होती है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे की बात होती है, फूलों की बात होती है ना। तो ज़्यादातर जो यहाँ बोला गया है कि कौन से पक्षियों की यूज़ किया जाता है पोएम्स में, है ना, यही पूछा गया है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम, क्या आपको लगता है कि कौवे का जो मेंशन है वो किया जाता है कविताओं में। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, मतलब आपके दिमाग में क्या छवि आती है ना, क्या छवि बनती है। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं, ऑफ ए क्रो, जब आप कौवा के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या छवि आता है। तो नेचर है, कौवा कैसा होता है, काला होता है, और उसका जो वॉइस होता है वो क्या होता है, थोड़ा क्रूरता होता है ना, हार्श होता है। तो ये सब दिमाग में आता है। नेगेटिविटी भी आता है कि कौवा अपशकुन होता है, उसे अपशकुन ही मानते हैं लोग, ऐसा ही आता है ना दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो आंसर्स में देखते हैं क्या लिखा है। आंसर है ना, फ्रॉस्ट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, प्रेजेंट इन नेचर, सॉरी आंसर में देख रहे हैं क्या कि फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो प्रेजेंट करते हैं नेचर को, है ना। फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम। कवि जो है इस कविता में अलग अलग तरह से क्या प्रेजेंट किए हैं ना नेचर को, ठीक है। जनरली मतलब आम तौर पर पोएट्स टेक बर्ड्स एंड ट्री विच आर नॉन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़ लाइक पीकॉक, पैरोट, कक्कू, मैना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यानी कि जनरली जो यूज होता है पोएम में, कविता में, क्या किसका यूज होता है, अच्छे पेड़ पौधे का या फिर पंछी का, और उनके ब्यूटीफुल और क्वालिटीज़ को ही बताया जाता है ना। जैसा कि पीकॉक है, पैरोट है ना, कक्कू, मैना, ट्रीज़ है ना, जो ब्यूटीफुल ट्रीज़ है वो सब के विषय में बात किया जाता है जनरली हम लोग देखते हैं तो पोएम्स में, है ना। बट लेकिन हेयर फ्रॉस्ट यानी कि लेकिन यहाँ जो कवि है ना, फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। टोटली डिफरेंट यानी कि कवि जो है ना यहाँ पे टोटली डिफरेंट अप्रोच किए हैं ना, अलग बात ही कही है। उसने नेगेटिव चीज़ों को, अपशकुन चीज़ों को लेके यहाँ पे वो अच्छा कैसे हो सकता है या कैसे होता है उनका मूड चेंज, इसके विषय में बताया है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच, है ना, वो एक अलग तरीक़ा से ही बताते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, ही चूज आ क्रो, उन्होंने क्या चूज किया है, क्या चुना है उन्होंने, कौआ, जो कि क्या होता है काला, विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम, जो कि कविताओं में यूज नहीं किया जाता है ज़्यादातर, है ना। क्रो इज़ ब्लैक, कौआ काला होता है शायद इसीलिए, है ना। विथ वेरी हार्श, और उसका जो वॉइस है वो भी क्या होता है, क्रूरता होता है ना, मतलब उनका आवाज़ कोई सुनना पसंद नहीं करता है ना, काँव काँव करता है। लेकिन कोयल की बात हो तो उनका आवाज़ लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कौवा का नहीं सुनना चाहते हैं। तो वैसे पंछी का इन्होंने क्या किया, जिक्र किया है, बताया है, जो आमतौर पे पोएम में नहीं लिया जाता है कौवे को, है ना। टू बी सैम्बल ऑफ बैड वुमेन, ये जो कौवा है वो किसका चिन्हित करता है, वो बैड वुमेन्स का, है ना, मतलब खराब चीज़ों को ही बताते हैं, सैम्बल्स है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग वेरी डिप्रेशन एंड सोरो पिक्चर्स टू आवर माइंड, यानी कि उनके जब हम कौवा के विषय में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या उदास, है ना, सोरो, है ना, डिप्रेशन आता है, उस तरह का विचार आता है हमारे दिमाग में, है ना, इमेज बनता है, पिक्चर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पोएट जो है वो कौवे को लेकर के उन्होंने अच्छा चीज़ बताया है ना, उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो है इसका भी आपका आंसर्स हिंदी में मिलेगा, है ना, देख लीजिए स्क्रीन्स में देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के यहाँ से भी समझ सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, है ना। अगेन मतलब फिर से, है ना, व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री, व्हाट इज़ ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, जैसे कि पिछला क्वेश्चंस में देखे ना, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, उसी तरह से यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ ए हेमलॉक ट्री। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच इज मैपल और एन ओक और ए पाइन, है ना। यानी कि व्हाई डजंट यानी कि क्यों नहीं, जो कवि है वो क्यों नहीं ब्यूटीफुल ट्री के बारे में, जैसे कि मेपल है, ओक है, पाइन है, ये सब ब्यूटीफुल ट्रीज़ के नहीं बताए हैं, है ना। ब्यूटीफुल ट्रीज़ जो है, जो अच्छे पेड़ पौधे हैं उसके बारे में चर्चा नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, और उन्होंने हेमलॉक ट्री का ही क्यों बात किए हैं, ठीक है। तो आंसर्स देखते हैं क्या बताते हैं ना। आंसर्स में क्या लिखा हुआ है, अ हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस प्लांट, ये तो जानते हैं आप कि हेमलॉक ट्री जो होता है वो क्या होता है, उसमें जहरीला होता है, यानी कि जहर का अंश होता है, पॉइजन होता है। विथ
अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जो कि एक छोटे छोटे सफ़ेद फूल के साथ में होता है ना। हेमलॉक ट्री आप देखे भी होंगे, इसे हम लोग धौथरा बोलते हैं ना। इस प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? धौथरा। क्या बोल रहा था? अ हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस प्लांट विथ अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। द पोएट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज़ एन ओक, मेपल एंड फाइन ट्री। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो नहीं चुनते हैं किसको? ओक, मेपल, पाइन ट्री, ये सब को नहीं चुनते हैं। इंस्टेड उनके अलावा वो क्या चूज कर रहे हैं? ही चूज द हेमलॉक ट्री। उनके अलावा वह किसको चूज किए हैं? हेमलॉक ट्री को, है ना। एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज, और बाकी जो जितना भी सुंदर पक्षी हैं उसे छोड़ दिया है। और फिर से देखते हैं, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट didn't choose to use an oak, maple and pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. मतलब इस दुनिया में जितने भी सुंदर हैं पेड़ पौधे, उनको वो मतलब चूज नहीं किए हैं, वो चुने नहीं हैं, और उन्होंने हेमलॉक ट्री को चुना है। एक्चुअली आमतौर ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स, यानी कि कभी जो है वो अपने प्रेजेंट हिज मूड, है ना, यानी कि वो अपने प्रस्तुत किए हैं किसको? फीलिंग्स को, अपने मूड को वो प्रेजेंट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, है ना। और हेमलॉक ट्री के द्वारा, है ना, अपने मूड्स को, अपने जो उसका फीलिंग्स है उसका जो चेंज हो जाता है, जिसके कारण, और उसी से मेंशन करके उन्होंने क्या बताया है कि ये सब भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये सब भी अच्छा है, जो हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, एक बड़ा सा चेंज ला सकता है ना। यही चीज़ बताया है कभी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका भी आपको हिंदी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको, है ना। यहाँ से पढ़ के आप समझ सकते हैं ना, और मैंने तो बाकी एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए बेटर है ये। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? व्हाट डू द क्रो, है ना, एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो। यानी कि हेमलॉक ट्री और कौवा, है ना, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? जॉय और सोरो। यानी कौवा और जो हेमलॉक ट्री है वो किस चीज़ का रिप्रेजेंट करते हैं? क्या चीज़ वो दिखाते हैं? खुशी को या आनंद को? तो ये चीज़ बताना है। आगे जो है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यानी कि डस्ट ऑफ जो स्नो था वो पेड़ से कैसे गिर जाता है, किस तरह से गिरता है ना, उसी के विषय में बताना है। तो समझ गए क्वेश्चंस। क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? खुशी को या फिर दुख को, है ना, उदासी को। व्हाट डज, यहाँ पे देख रहे हैं ना, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो द क्रो शेक ऑफ है हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यानी कि कौवा है वो क्या चीज़ गिराता है ना, पेड़ से। कौन सा पेड़ से? हेमलॉक ट्री से। तो इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो और डिप्रेशन। यानी कि हेमलॉक ट्री जो है और कौवा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सोरो एंड डिप्रेशन, यानी कि दुख, उदासी, यही सबको क्या रिप्रेजेंट करता है। ऐसा पोयम में आप पढ़े होंगे, है ना, वहाँ पे मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा। नहीं पढ़े तो आप पोयम को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए पोएम्स को, है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो कौवा और हेमलॉक ट्री वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सोरो एंड डिप्रेशन, समझ में आ रहा है, दुख, उदासी। फेल्ट बाय द पोएट, जो
किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, किसके द्वारा, पोएट के द्वारा, है ना। अब आगे है द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचर जो एंड एनर्जी, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो है, यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी है ना, एक ऊर्जा है, एक आनंद है जो कभी के ऊपर गिरता है और उसका मोड बिल्कुल चेंज होता है ना। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रॉस सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री, जो डस्ट ऑफ स्नो था वो गिराता है ना, हिला के, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर में गिराता है ना, और उसका जो मूड था बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके विषय में ही बताया गया है कि वो क्या है, एक ऊर्जा है ना, एक जो है खुशी है, आनंद है इस प्रकृति का। उसके बाद आगे ट्री मीन्स, सॉरी स्क्रीन थोड़ा हिल जाता है, ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट द, क्या यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, है ना, पीडल इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, है ना। यहाँ पे यानी कि बताया गया है जैसे कौवा और हेमलॉक ट्री को रिप्रेजेंट जो होता है वो किसके लिए होता है, जॉय या सौरों के लिए होता है ना। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो हेमलॉक ट्री और जो कौवा था उसी के माध्यम से ही कभी का जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। और यहाँ ये भी पूछा गया था जब उसका ऊपर में जब गिराया गया था किसके द्वारा, कौवा के द्वारा, तो उसके बाद क्या हुआ था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था, कवि का जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और उनका पूरी तरह से जो उनको जो टाइम बीता था ख़राब वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। उनका मूड जब चेंज हो जाता है तो मिजाज बन जाता है कवि जी का। तो उसी तरह से यहाँ पे आंसर्स लिखा हुआ है ना, आप इसको समझिए पढ़ के। और यहाँ बताया गया है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, एक एनर्जी है, एक जॉय है ना, किसका, इस नेचर का, जिसे हम लोग देख कर भी क्या होते हैं, खुशी प्रकट करते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, है ना। इससे बेहतर बना के फिर से डालेंगे हम, है ना। और इसमें से जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि छूट गया है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन छूट गया है। और अगला हम लोग वीडियो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर बुक्स से और फिर पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल बाय बाय, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग वीडियो।